बंसावली इसमें सर लग रहे हैं, तो बंसावली किनको देना है? और सर बंसावली क्या हम खुद से बनाएंगे कि किसी सरपंच या मुखिया से? आपकी जमीन पे कब्जा किसी और का है और आपका जमीन है, आपके पास कागज है, तो उस परिस्थिति में आपको सर्वे कैसे होगा, उसका क्या प्रक्रिया है सर के द्वारा समझते हैं। परदादा के नाम से जमीन है और पिता के जिंदा होते हुए पुत्र के नाम से जमीन हो सकती ये नोट करने वाली बात सर बताया ये है गलत है कि आप लोग सोच रहे हैं कि जमीन का कागज नहीं है तो वो सरकारी है? दाखिल खारिज नहीं हुआ है, वो सर्वे में कैसे जो है अपना डॉक्यूमेंट्स देंगे, दाखिल खारिज करा के देंगे कि वही डीड वाला दे सकते हैं? तो सर्वे कराना है अभी, तो उनको कम से कम क्या क्या डॉक्यूमेंट की व्यवस्था करना पड़ेगा, यानी कि क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए और कौन सा फॉर्म किस व्यक्ति को भरना है। यानी कि बहुत सारा फॉर्म है, 1 से लेकर 20 तक शायद है, कि आपके पास कोई भी ज़मीन का कागजात नहीं है, मतलब कि कुछ नहीं है आपके पास, आपका ज़मीन है, तो उस परिस्थिति में आपको सर्वे कैसे कराना है सर के द्वारा समझते हैं हम। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है एक और नए इंटरव्यू वीडियो में। हम जुड़ चुके हैं राजीव सर से, और ये जो है पटना के सेटलमेंट ऑफिसर हैं और बंदोबस्त पदाधिकारी, आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं। आज का हमारा मुद्दा है कि जो भी जमीन सर्वे हो रहा है बिहार में, उसको लेकर बहुत सारी जो है गलत जानकारियाँ मार्केट में फैली हुई है। उन सारे जो है गलत जानकारियों को हम यहाँ पे जो है ना सर्जरी करने वाले, एक तरह समझ लीजिए। सर जो है पूरे अच्छे से जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको पूरी जानकारी जो है सर्वेक्षण के रिगार्डिंग मिलने वाली है। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि जितने भी सवाल हैं हम इनसे पूछेंगे। जितने आपके सवाल कमेंट में आए थे वो सारे हम पूछने वाले हैं, और सर जो है इसको अच्छे से समझाने वाले आप लोग को, बिल्कुल जो है प्रैक्टिकल नॉलेज की तरह आपको समझाएंगे, ताकि जो भी सर्वेक्षण में आप लोग को परेशानियाँ हो रही है वो सारा दूर हो सके। सर स्वागत है आपका। सर एक छोटा सा सर इंट्रो आपको हम लेना चाहेंगे अपने चैनल पे। जी, मेरा नाम राजीव रंजन प्रभाकर है। मैं बिहार प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी हूँ। वर्तमान में बंदोबस्त पदाधिकारी पटना के रूप में यहाँ पदस्थापित हूँ। सर सबसे पहला क्वेश्चन ये है सर कि थोड़ा सा आप सर्वे के बारे में बताइए कि सर्वे क्यों हो रहा है और सर्वे से लोगों को क्या बेनिफिट्स होने वाला है। इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए, ताकि लोगों को समझ में आ सके सर्वे क्यों ज़रूरी है और इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। नहीं, ये प्रश्न अच्छा है। देखिए, आज से लगभग 100 वर्ष पहले सरकार ने सर्वे का कार्य प्रारंभ किया था, ज़मीन का सर्वे लेने के लिए। तो 100 वर्ष की जो अवधि है, इसके दरमियान कई लोगों का ज़मीन बिक्री हो गया, कई लोग मर गए। तो आज की तारीख में जो खतियान, वो जो पुराना खतियान है, वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करता है जो कि वर्तमान में है। तो इसलिए सर्वे को सरकार ने सोचा। ऐसे बीच में एक RS सर्वे भी हुआ था, लेकिन वो फाइनलिटी पर नहीं पहुंच पाया था। तो 2011 में सरकार ने एक निर्णय लेकर एक अधिनियम बनाया, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011, और उसके तहत एक नियमावली भी बनाई गई 2012 में। उसके तहत हम लोग जो है सो विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किए हुए हैं। विशेष सर्वेक्षण का जो औचित्य है वो यही है कि 100 वर्ष की अवधि में बहुत सारे जो एंट्रीज़ है खतियान में, जो इंदराज कहते हैं उसको, वो बदल गए। ज़मीन का स्वरूप भी जो है सो कब्जा बदल गया। आज की तारीख में जो कब्जा है जिसका, वो खतियान में जो कब्जेदार लिखा हुआ या खातेदार लिखा हुआ वो अब नहीं रहा। तो इसके तहत जो है फिर ज़मीन की कई खरीद बिक्री हुई। तो आज जो है वो खतियान या वो नक्शा जो है वो वस्तुस्थिति को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। दूसरा कारण ये है कि आज जितने भी भू विवाद होते हैं उसके मूल में जो है वो आपस में भाइयों में विवाद होना, झगड़ा होना। तो इन सारे चीज़ों को कम करने के लिए सर्वे जो है सो एक मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए हम ये अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि पटना ज़िला के जो भी रैयत हैं वो इस विशेष सर्वेक्षण में सहयोग करेंगे, और जो भी उनके स्तर से करणीय चीज़ है, जो वांछित है करना, उसको वे तत्परतापूर्वक करेंगे। जैसे कि उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देना हुआ, फॉर्म भरना हुआ, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि ये आप ही के सहूलियत के लिए काम किया जा रहा है, ताकि आपके नाम से खाता खुल सके, आप ज़मीन को बेच सके, खरीद सके। इससे परेशानियां नहीं होगी, झगड़े कम हो जाएंगे, झगड़े कम होंगे। तो ये सारे जो है आपके बेनिफिट्स हो रहे हैं, और आप सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा। बाद में जो ज़मीन की खरीद बिक्री होगी उसका आधार भी यही विशेष सर्वेक्षण बनेगा आने वाले समय में। हाँ, आने वाले समय में विशेष सर्वेक्षण के द्वारा जो खतियान तैयार होगा, रिकॉर्ड ऑफ राइट तैयार होगा, और उसके आधार पर जो नक्शा बनेगा, वही उसी आधार पर आगे ज़मीन का खरीद बिक्री या हस्तांतरण जो है वो होना है। तो यह आवश्यक है कि आपके नाम से जो अभी कब्जे में ज़मीन है, स्वामित्व में ज़मीन है, उसका खतियान तैयार हो जाएगा, नक्शा तैयार हो जाए, तभी आप उसको, चूँकि आगे अगर
रजिस्ट्री होगा तो उसमें विशेष सर्वेक्षण का भी जो है सो खाता खेसरा लिखना अनिवार्य हो जाएगा। जब जिस दिन सरकार अधिसूचना जारी करेगी, जो माने इस मौजे का खतियान अंतिम रूप से तैयार हो गया है, उसके बाद तो फिर इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। तो यह ज़रूरी है कि जो रैयत हैं या जो भूधारी हैं वो अपना खाता खेसरा रकबा इत्यादि की पूरी जानकारी रख करके जो प्रपत्र 2 है विभाग का निदेशालय का जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर वो अपना वो जो ब्यौरा अंकित करें, अपलोड कर दें। तो इससे क्या है ना कि वो उनका ब्यौरा संरक्षित रहेगा और उसके आधार पर हमारे जो अमीन होंगे उस राजस्व गांव में वो जाएंगे, उस हिसाब से पूछेंगे, उस दखल का देखेंगे और खाता निर्माण की नहीं, खाता वो नहीं खोलेंगे। अच्छा। खाता निर्माण की कार्रवाई शुरू होगी उसके आधार पर होगी। अगर आप वो नहीं डालेंगे, प्रपत्र 2 अगर नहीं अपलोड करेंगे, प्रपत्र 2 हमारे शिविर में अगर आप नहीं जमा करते हैं तो क्या होगा कि फिर वो जानकारी कहो में कुछ गलती कर सकते हैं। जो अगर स्थल पर जाते हैं तो अगर चौहदीदार उसको गलत सूचना देंगे तो उसको तो नुकसान आप ही को होगा। तो ये चीज़ को ध्यान देना ज़रूरी है कि आप इस बीच में जो भी आपका कागजात है उसको संग्रह करके कलेक्ट करके उस आधार पर प्रपत्र 2 आप भरें और उसको अपलोड करें। तो ये बात तो हम आपके माध्यम से उन लोगों को कहना चाहेंगे कि जितना अधिक से अधिक अपने स्वघोषणा उसको बोलते हैं, जी जी, स्वघोषणा के माध्यम से प्रपत्र 2 कहलाता है, जी जी, उसको वो अपलोड करें। वो स्वघोषणा बहुत सिंपल है, सरल है। इसमें आप जो प्रपत्र है उसको देखिए, वो स्वस्पष्ट है। जैसे वो स्वघोषणा है ना, वो स्वतः स्पष्ट है। जैसे आपका नाम क्या है, आपका रैयत का नाम प्रपत्र 2 इसको कहते हैं। राजस्व ग्राम, कौन से राजस्व ग्राम में आपकी ज़मीन है, उसका थाना नंबर क्या है, हल्का नंबर क्या हो सकता है। हल्का नंबर की जानकारी नहीं हो आपको, छोड़ सकते हैं, उसको आप छोड़ दीजिए। हाँ। अगर जानकारी है अपने मतलब अंचल के जो कर्मचारी हैं, अगर उनसे जानकारी ले सकते हैं तो आप दे सकते हैं उसमें। तो इन सारे बातों को भरने में कोई बहुत कठिनाई नहीं है। और अगर कोई कठिनाई है तो फिर हमारे अमीन हैं, उनसे संपर्क करिए। हमारे शिविर में राजस्व के जो सहायक राजस्व अधिकारी है या फिर हमारे कानूनगो हैं, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी है, वो बताएंगे आपको। ऐसा नहीं है, वो सारी सब कोई मदद करेगा आपको, मतलब सब कोई आपको सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं कि ऑफिसर आपको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। हाँ, सब कोई सपोर्ट करेगा आपको, तो आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए इसमें। तो प्रपत्र 2 देने से क्या है कि आपका जो अपने स्तर से आप जो घोषणा करने जा रहे हैं कि हमारा ये ज़मीन है, वो संरक्षित हो जाएगा। उसके आधार पर आगे की जांच की कार्रवाई होगी, दखल देखा जाएगा। तो मान लीजिए एक आम आदमी है जिसको सर्वे कराना है अभी, तो उनको कम से कम क्या क्या डॉक्यूमेंट की व्यवस्था करना पड़ेगा, यानी कि क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए और कौन सा फॉर्म किस व्यक्ति को भरना है? यानी कि बहुत सारा फॉर्म है, 1 से लेकर 20 तक शायद है। उस फॉर्म में जाने की बहुत अभी ज़रूरत नहीं है। अभी एक रैयत के लिए, एक भूधारी के लिए अभी प्रपत्र 2 और 3(1) प्रपत्र 2 हुआ स्वघोषणा, जिसमें कि आपके पास जो ज़मीन है, आपके स्वामित्व में जो ज़मीन है, जो आप ज़मीन जोत कोड़ कर रहे हैं, तो उसका आप ब्यौरा दे दीजिए। ठीक है। हो सकता है कि वो ज़मीन आपके पूर्वज के नाम से हो। ठीक है। तो पूर्वज के नाम से आपके नाम तक कैसे आया ज़मीन, उसका वो आप ब्यौरा दे दीजिए। उसको वंशावली बोलते हैं, जिसको प्रपत्र 3(1) बोलेंगे हम इस नियमावली के तहत। ये 2 काम आप करना चाहिए आपको। तो ये जिन लोगों के बाबा परदादा के नाम से ज़मीन है, उनके लिए प्रपत्र 3 है। हाँ, 2 भी है, 2 और 3(1) दोनों है। मतलब स्वघोषणा पत्र के साथ वंशावली भी देना है। आप लगाइए, लगाना चाहिए, लगाना है। और दस्तावेज में क्या क्या मिनिमम देना पड़ेगा जिनको? दस्तावेज में आप जो ज़मीन का प्लॉट नंबर लिख रहे हैं, वो ज़मीन आपको कैसे हासिल है। किसी भी व्यक्ति को कोई ज़मीन कैसे हासिल होता है? या तो परदादा के नाम से हो, या तो उसकी खतियानी ज़मीन है, खतियानी ज़मीन का वो वारिस है, या खरीदा हो, या उसको सरकार के द्वारा पर्चा मिला हो, या दान में मिला हो किसी से, या दान में मिला हो। ये कागजात आपका जिस तरीके से आपने उस ज़मीन को हासिल किया है, उसका आप ब्यौरा लिखेंगे, यही तो देना है। वो अगर कागज़ है वो आप अपलोड करेंगे। साथ में संलग्न इसके साथ क्या क्या है, जैसे आधार कार्ड हो गया, वो देखिए। हाँ, ठीक बात है। वो जो आप हस्ताक्षर करते हैं ना रैयत के रूप में, उसके साथ ही नीचे में एक कॉलम लिखा हुआ है मोबाइल नंबर और आधार नंबर। ये हमारे लिए भी मतलब अच्छा है, मतलब सर्वे के कर्मियों के लिए भी अच्छा है और रैयत के लिए भी अच्छा। बाद में आपसे संपर्क करने में हमें सहूलियत होगी। अगर कोई तरह का मतलब पूछने की बात होगी या कोई आपको नोटिस दिया जाना होगा, तो यह आधार कार्ड और जो मोबाइल नंबर है, इसके माध्यम से हम आपको संपर्क कर सकते हैं।
इसलिए ये रैयत के फ़ायदे के लिए चीज़ दिया गया है और सरकार का ऐसा निर्देश भी है, पत्र भी है, निदेशालय का इस क्रम में पत्र भी निर्गत किया गया है। ये जो आधार नंबर और मोबाइल नंबर है, जी, ये सभी रैयत का इसमें लगेगा या फिर किसी एक रैयत का लगेगा? देखिए आप जितने लोग आप इसमें दे रहे हैं, जो आपका ये प्रपत्र है ना, तो रैयत अगर अपना हस्ताक्षर करेगा तो अपनी भूमि का तो जो ब्यौरा दे रहा है वही ना हस्ताक्षर करेगा, वही ना आधार कार्ड देगा। जैसे हम मान मतलब लीजिए कोई एक पिताजी का जमीन है या हाँ, दादा का जमीन है, हाँ हाँ, इसमें अंश हो जाएगा 3-4 इसमें जो भी देखिए लड़का इसमें है। लिखा हुआ रैयत का नाम, हाँ हाँ, उसके कोष्ठ में दिया हुआ है सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो तो रैयत का नाम है तो फिर रैयत का ही हस्ताक्षर होगा ना। रैयत अगर नहीं है इस दुनिया में तो रैयत नहीं है तो फिर कोई आवेदक होगा ना, उसका वारिस हाँ, होगा ना। आवेदक वारिस होगा, तो वहाँ पे वारिस होगा। 3-4 वारिस हो सकता है, हाँ। उनके 3-4 लड़का है, हाँ, ठीक तो है। क्या तीनों चारों को हस्ताक्षर करना होगा या किसी एक को करना अगर है? संयुक्त है, हाँ। अगर जमाबंदी या खाता संयुक्त खोले जाना है हाँ। तो चारों का हस्ताक्षर हो तो और बेहतर है। अच्छा, अगर अलग अलग खाता हाँ, तो खोलना है अलग- तो हाँ, अलग अलग हाँ, फॉर्म भरना अलग-अलग होगा। फॉर्म भरेंगे। एक और इसमें सवाल है कि ये राजस्व ग्राम जो है, जैसे एक जमीन जहाँ पे है वहाँ का ये राजस्व ग्राम हो गया, अगर हमारा अलग अलग राजस्व मतलब अलग अलग गांव में जमीन है तो क्या हमें अलग अलग फॉर्म बिल्कुल भरना होगा? बिल्कुल मौजावार भरना है ना। मतलब अलग अलग ये प्रपत्र भरना होगा? हाँ, क्यों नहीं भरिएगा, उस मौजा का होगा ना। एक ये देखिए जो भी सर्वे की जो इकाई है, हम्म, जो सर्वे हम लोग करते हैं हम्म, वो किसी उसका यूनिट है मौजा, जिसको राजस्व ग्राम बोलते हैं। हम्म। उसी के आलोक में आगे प्रपत्र 20 तक कार्रवाई चलती है। हम मौजा को लेकर ही चलते हैं, अच्छा अच्छा, हम मौजे को लेकर ही, मौजे में उद्घोषणा हुआ कि नहीं, मौजे में कितने प्रपत्र दो हमें प्राप्त हुए, मौजे में उस राजस्व ग्राम में हमें कितने, तो ये हमारा जो काम का जो इकाई है, काम का जो आधार है वो मौजा ही है। हम जो अगर अंत में फाइनल जो पब्लिश होगा वो भी मौजावार ही पब्लिश होता है, प्रकाशित अच्छा होता मौजावार, है। इसलिए हाँ, उनको सारे इसलिए अलग जो अलग- भी जानकारी किसी को देना होगा तो मौजा ही उसका आधार बनेगा। मतलब आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा, अलग अलग गांव हाँ, में जमीन अगर है। अलग अलग मौजे में आपकी ज़मीन है, अलग अलग राजस्व ग्राम में ज़मीन है तो राजस्व ग्राम वार ही ये तैयार होगा ना। तैयार होगा। हाँ। जैसे अलग अलग भाई अलग खाता खुलाना है तो उनको अलग अलग इस तरह के शपथ पत्र जमा करना होगा क्या? अलग खाता खुलाना है तो वो अलग ही करेंगे, ऐसे क्या है, अगर संलग्न करना है तो एक ही फॉर्म से काम चल जाएगा। अलग चलिए अब खुलवाना। दिलीप सर कुछ सवाल आपसे करेंगे। बताइए। सर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि परदादा के नाम से जमीन है और पिता के जिंदा होते हुए पुत्र के नाम से जमीन हो सकता है। जैसे परदादा का उनका जमीन है और उसके पिताजी मतलब अभी नाती जो है ये फॉर्म भर रहा है, पोता फॉर्म भर रहा है। हाँ ठीक हाँ, है। और उसके पिताजी जिंदा हैं, हाँ दादा मर चुके हैं, हाँ, तो वो कैसे पोते के नाम से खाता नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा? हाँ, पोते के नाम से खाता नहीं खुलेगा। क्योंकि जीवित बाप है तो हाँ, पोते के नाम से खाता नहीं खुलेगा। मतलब पिताजी के नाम जीवित, से हाँ अगर जीवित पिता अगर परदादा का देहांत हो चुका है तो फिर खाता उनके जीवित पिता के नाम से खुलेगा। अगर उसके पुत्र भी हैं तो पुत्र का खाता अभी नहीं खुलेगा। अगर वो चाहे कि नहीं हम बंटवारा करा लें, पिताजी से लिखवा लें, अपने नाम करवा लें, तो ऐसा हो सकता है? तो कराएंगे, बंटवारा कैसा है वो देखने की चीज़ है, कैसा वो नियमता है कि जैसे नहीं। मान लीजिए कोई एक पिता है जिनके 4 पुत्र हैं, चारों मान लीजिए एजगर हो चुके हैं, 50 साल, पिताजी भी जिंदा है, हाँ तो चारों के पास मान लीजिए 10 कट्ठा जमीन है, हाँ तो 2.5 कट्ठा जमीन हुआ उनका चारों के नाम से। हाँ, तो 2.5 कट्ठा जब जमीन हुआ, 10 कट्ठा जमीन है, तो 2.5 कट्ठा अपने नाम से करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आगे कहीं कुछ करना हो रहा है तो उनको दिक्कत हो रही है, लोन लेने में दिक्कत हो आपको रही जो दावा करना है उससे मुताबिक आप कागजात बना करके दीजिए, उस कागजात की जांच होगी। है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से जो कुछ कर लिए वो फिर उस तरह से आपका हिस्सा या खाता खुल जाएगा। पिताजी को उसका लिखना पड़ेगा हाँ, एक। वो उसको देखा जाएगा कि भाई किस तरह से वो बंटवारा नामा हुआ है, अच्छा, तो वो तो देखना होगा ना। हाँ, वो तो हाँ। देखना चाहिए। बंटवारा मतलब नामा चाहिए उसके हाँ, लिए। बंटवारा तो चाहिए ही ना, और बंटवारा में सभी फरीकेन का हस्ताक्षर भी होना चाहिए। हम्म, और बंटवारा आपका वैलिड होना चाहिए, दूसरे की जमीन का आप बंटवारा कर लीजिएगा वो उचित नहीं उचित नहीं होगा। हाँ सही बात है, मतलब चारों की सहमति चाहिए, पिताजी की भी सहमति चाहिए, तो उस तरह से खाता खुल सकता जितने है। भी पिता ही नहीं, जितने भी उसके वाजिब हिस्सेदार हैं उसकी सहमति, लिखित सहमति चाहिए ना, तभी तो खुलेगा। अब हमारा ये नेक्स्ट सवाल है कि बहुत लोगों का कहना है कि उसका पुश्तौनी ज़मीन है, यानी कि दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, वो मौखिक रूप से बंटवारा कर लिए हुए हैं, तो उस परिस्थिति में उनको कैसे अभी सर्वे कराना है, अगर मौखिक रूप से किए हैं तब? देखिए, मौखिक रूप से अगर बंटवारा हुआ है तो बंटवारा को अभी आप उसको समय है, उसको आप कागजी रूप दे दीजिए, कागज़ में उसको बना लीजिए। मौखिक बंटवारे का कोई विधिक आधार तो है नहीं, सही बात। तो जैसे जैसे दखलकार हैं उस हिसाब से वो दखल लिखेगा, और अगर सभी लोगों की सहमति आप लिखित में दे देते हैं
जो भाई अलग अलग बंटवारा है तो अलग अलग कायम करेगा, अन्यथा वो संयुक्त जमाबंदी कायम कर देगा। मतलब अभी तो फिलहाल बंसावली से वो कराएंगे हाँ, अपना, हाँ, वो सब चीज़ इसी में है। इसी में है। प्रपत्र 2 और 3 को अगर सही ढंग से आप तैयार कर लेंगे और उसके आधार पर अगर कागज़ बना लेते हैं तो आपका आधा समस्या हल हो जाएगा। इसको अगर सावधानी पूर्वक बनाएंगे आप तब तो आपके लिए अच्छा चीज़ रहेगा। मतलब ये जैसे आपको करना क्या है कि वंशावली तैयार कर, जो मौखिक रूप से आप बात कर रखे अपने भाई लोगों में कि ये खेत मेरा है, ये मेरा है, हाँ, उसी के आधार से ये फॉर्म भरिए। उसको आप लिखित बना लीजिए। हाँ, सभी जो वाजिब हिस्सेदार हैं, जो विधिक हिस्सेदार हैं, उसको आप दस्तखत करा करके दे दीजिए, वो अलग अलग खाता खोल देगा। लेकिन मौखिक के आधार पर अगर खोलना चाहेगा तो वो मौखिक आधार पर खोलने में उसको आपको कठिनाई हो सकती है। हाँ, मतलब आपको डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा, प्रपत्र 2 और 3 और वो वंशावली वगैरह बहुत बनवाना आसान है। सभी अगर आप कह रहे हैं कि सभी लोग मौखिक में सहमति हैं, हाँ, तो फिर उसको लिखित बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। बाद में अगर कोई कहेगा कि नहीं हमारा तो मतलब हमने तो मौखिक हमारा तो नहीं है, इसमें सहमति नहीं फिर है, दिक्कत हो फिर सकती दिक्कत होगी उसकी। तो मौखिक ही है ना। बंसावली इसमें सर लग रहे हैं, तो बंसावली किनको देना है? और सर बंसावली क्या हम खुद से बनाएंगे कि किसी सरपंच या मुखिया से? आप खुद से बनाइए, खुद से बना करके हस्ताक्षर करके आप उसको दीजिए। ये बाद में जो है उस वंशावली का सत्यापन ग्राम सभा में लोग हमारे अमीन कराएंगे। अभी तत्काल सरपंच के हस्ताक्षर से वंशावली बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बना पाते हैं तो अच्छी बात है, पहले से बना लीजिए। लेकिन इसके लिए आप अपना दावा वंशावली के रूप में सभी लोग छोड़ देंगे या बनाने की प्रतीक्षा में रहेंगे, वो अच्छी बात नहीं होगी। बाद में आप खुद दे से दीजिए। अपना सिग्नेचर वगैरह कर ले। हाँ, कहीं किसी कर्मचारी के पास या कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सचिव वगैरह का भी कराना पड़ेगा। आप करा ले सकते हैं, कराइए उसमें, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है, मतलब अब मान लिया अभी जल्दबाजी है, सर्वे कराना है, हाँ, तो आप अपना सभी लोग जो रैयत है वो लोग भी अपना आराम से जमा कर सकते हैं, कोई एक दिक्कत सादे नहीं पेज पे अपना वृक्ष की तरह बना के हाँ और खुद नीचे साइन करके सेल्फ डिक्लेरेशन करके हाँ, सेल्फ वो डिक्लेरेशन दे सकता हाँ, है। किसी का हिस्सा छोड़ा नहीं गया है। हाँ। इस तरह से आप बना जिससे के क्या नहीं, हो रहा है उसका ना? परफॉर्मा है, परफॉर्मा देख हाँ, लीजिए ना। परफॉर्मा भी है सर। परफॉर्मा हाँ, आपको परफॉर्मा 3 ये है। हाँ, वो उस मुताबिक आप उसको, उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ कि एक्चुअली सरपंच क्या है ना का सर कि हस्ताक्षर। बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है ना कि जब हम लोग जा रहे हैं सचिव के पास या कहीं जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड हो रही है कि वंशावली बंसावली बनाने के बनवाने लिए। में। ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अभी तत्काल उसको खुद से ही भर दें, भरिए, खुद से ही भरिए। खुद से ही भरिए, खुद से ही वंशावली तैयार करिए। कहीं आपको कहीं पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल जो है ये आसान है। आपको कहीं किसी से दूसरे से डॉक्यूमेंट्स बनाने की आवश्यकता है ये नहीं है। आप खुद से ही सारा फॉर्म भरिए, सेल्फ डिक्लेरेशन करिए, सब चीज़ करिए और उसको ही सबमिट करना है आपको सर्वेक्षण कार्यालय में। अब दोस्तों काफ़ी सारा आप लोगों का सवाल है कि आपके पास कोई भी ज़मीन का कागजात नहीं है, मतलब कि कुछ नहीं है आपके पास, आपका ज़मीन है, तो उस परिस्थिति में आपको सर्वे कैसे कराना है सर के द्वारा समझते हैं हम। देखिए, अगर किसी के पास कोई कागज़ नहीं है तो उस व्यक्ति के पास उस ज़मीन का कागज़ नहीं है, लेकिन उस ज़मीन से जुड़े हुए बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे कि उसने किससे हासिल किया, जैसे किससे खरीदा, किससे वो ज़मीन खरीदा, हाँ, उससे वो जानकारी ले सकते हैं। और उसका मान लीजिए अगर खतियानी ज़मीन है, उसका खतियान नहीं है उसके पास, उसके किसी पट्टीदार के पास खतियान होगा, कागज़ होगा। तो इन सारे कागजात के आधार पर आप कागज़ अपना तलाश कर सकते हैं। लेकिन इतनी बात मैं बताना चाहता हूँ कि यदि कागज़ नहीं है तो कभी जैसा आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है या भ्रांति भी है, मुझे जानकारी में आई है कि ज़मीन सरकारी हो जाएगी, ये गलत है। हाँ, ये नोट करने वाली बात हाँ, सर बताया ये है गलत है कि आप लोग सोच रहे हैं कि ज़मीन का कागज़ नहीं है तो वो सरकारी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल घबराना नहीं है। हाँ, अगर ज़मीन की कागज़ आपको, अगर ज़मीन रैयती खाते की है और किसी कारणवश आप कागज़ नहीं दिखला पा रहे हैं, तो अगर लोगों के द्वारा क्षेत्र में यह भ्रांति है या कुछ लोग कह रहे हैं गलत कि ज़मीन सरकारी हो जाएगी, ये ऐसा नहीं है, ये गलत सर्वे होगा कैसे भी हो। अगर हम ज़मीन को सरकारी कर दें, रैयती ज़मीन की सरकारी, तो हम करेंगे नहीं, कैसे करेंगे? नहीं कर सही बात। नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति में अगर कोई संपत्ति शत्रु संपत्ति है, कोई अपना ही ज़मीन को छोड़ करके कहीं दूसरे देश में चला गया और उस देश से हमारा जो है तो ये मतलब ये डिस्कशन की बात नहीं है। तो उस तरह के ज़मीन को सरकार अपने खाते में लेती है, लेकिन इसलिए कि वो ज़मीन का कागज़ वो नहीं दिखा पा रहा है और ज़मीन ये पता है कि वो खतियानी रैयती है, तो उसको सरकारी नहीं किया जाएगा। ऐसा अगर सोच है तो वो गलत है। सरकारी करने का एक प्रक्रिया होती है, उसको सरकार के नाम से खाता नहीं खोला जाएगा। सरकार के नाम से खाता उसी ज़मीन का खोला जाएगा जो सरकार की है। अच्छा,
सरकारी ज़मीन में। सरकारी जमीन पे वो मतलब अपना कब्जा चाहे किया हुआ उस सरकारी जमीन पर किसी ने गलत रूप से कब्जा कर रखा हो। कर रखा हो, अतिक्रमण कर रखा हो या मतलब जबरिया दखल किए हुए हो, तो अगर वो कोई व्यक्ति सोचता है कि हम उसका अपने नाम से खाता खुलवा लेंगे तो वो गलत है, गलत है। वो नहीं हो पाएगा, है ना उस चीज़ को। लेकिन अगर सरकार के नाम से ज़मीन है या सरकारी उपयोग की ज़मीन है तो उसका खाता सरकार के नाम से खुलेगा। लेकिन रैयती खाते की ज़मीन है तो उसका खाता सरकार के नाम से, तब तो फिर मतलब सर्वे का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं कर कुछ लोग को देखते हैं उनके पास कुछ सरकारी ज़मीन है, उनके जोत में भी है, मतलब वो उस पर खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो इस बार क्या होगा? वो जो जोत रहे हैं उनका ज़मीन छीन लिया जाएगा या सर्वे कैसे ये होगा? छीनना और मतलब उसको डिस्पोजेस करना अभी सर्वे अमले का काम नहीं है। नहीं। हमारे सर्वे का जो ऑपरेशन का जो मतलब आउटपुट है वो क्या है? सर्वे को हम जो शुरू किए हैं उसका जो आउटपुट है, उसका जो अंत परिणाम है वो क्या है कि खाता खोलना ज़मीन का सही चौहद्दी निर्धारित। नहीं, चौहद्दी तो उस ज़मीन का खाता खोलना जिसकी वो ज़मीन है, अच्छा, वर्तमान मालिकाना, जिसका वो विधिक रूप से स्वामित्व है। हाँ, उसका खाता जो खोलना। रैयत है। अच्छा, हाँ, उसका खाता खोलना। तो और दूसरा उस खाता उस खेसरा का नक्शा तैयार करना। यही दो एंड प्रोडक्ट है। आउटपुट, एंड प्रोडक्ट कहिए या आउटपुट कहिए या अंतिम हम लोगों का जो मतलब मकसद, परिश्रम का परिणाम होगा, इस परिश्रम का सदप्रयास का जो परिणाम होगा वह है कि खाता तैयार करना। खाता तैयार करने का मतलब खतियान तैयार करना। खाते का ही प्लूरल खतियान जो कहलाता है। उस खेत के प्रेजेंट मालिक हैं। हाँ, तो फिलहाल जो उसके रैयत नाम से होगा, खाता खोलना और उस खाते से संबंधित, उस मौजा से संबंधित जिसका कि नक्शा तैयार करना। उस मौजा जो कि फाइनल हो जाता है उसका नक्शा बनाना। और उस जैसे पहले भी सर्वे हुआ है तो यही प्रोडक्ट था उसका। द प्रोडक्ट ऑफ सर्वे इज टू प्रिपेयर खतियान एंड मैप ऑफ द विलेज विच हैज़ बीन फाइनली पब्लिश्ड। उसको तैयार करते हैं हम लोग। मतलब फिलहाल तो वो यही बात है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी मतलब कॉम्प्लेक्स है और इतनी मतलब जटिल कहा जाए कि इसमें ऐसे कोई हम मतलब सरकारी कर्मी इसको सीधे नहीं खोल सकता जब तक आप रैयत के रूप में आप हमें सहयोग नहीं करेंगे, है ना। तो इसमें रैयत का इंटरेस्ट है कि सही ढंग से अपनी सूचना दे, अपने दखल को सही बतावे, हाँ। अपने खेत अभी जैसे अगर अपना जो खेत उसका है, जो ज़मीन है, उसका आड़-मेड़ को पूरी तरह से डिस्टिंग्विश कर ले, सही से करके रखें। हाँ, उसको चिन्हित कर ले ताकि सर्वे कर्मी जब जाए तो उसको Physically पता जब जाए चले कि ये आड़-मेड़ जो है वो सही मतलब सुगोचर उन्हें लगे, दिखने में स्पष्ट लगे। इसलिए इसके लिए कहा जाता है पहले ही जो उद्घोषणा के माध्यम से हम यही सूचना देते हैं। आम सूचना जो है उद्घोषणा का, किसी ग्राम में सर्वे शुरू होने से पहले हम उद्घोषणा करते हैं कि हम इस ग्राम में सर्वे की कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं तो फिर क्या करना है आपको? हम तो करने जा रहे हैं तो रैयत को ये करना है। उसमें बताया जाता है कि आपके जो भूमि है, आपकी जो ज़मीन है, उसके चारों कोनों पर आप मेड़ दे दें, मोड़ दिखा दें, ताकि जो लोग जाएं तो उन्हें अमीन हमारे जाएं तो उनको पता चल सके कि ये प्लॉट अपने आप में एक प्लॉट है मेड़ से हाँ। तो एक ये रैयत को करना चाहिए। और दूसरी बात कि रैयत अगर जाते हैं, माना अमीन हमारे जाते हैं, तो उन्हें सहयोग करें ऐसा। और उनको हमारे सर्वे अमला को ये अधिकार सरकार उस उद्घोषणा के माध्यम से दी है कि अगर सर्वे के लिहाज से किसी तरह का आड़ी झाड़ पेड़ को अगर कटवाना आवश्यक और उनको लगता है तो ऐसा फसल हो प्रॉब्लम, मतलब अगर कोई सर्वे के प्रयोजनार्थ, सर्वे के लिए अगर किसी को बाधा को कुछ हटाना चाहते हैं तो वो उनको इसके लिए वो अधिकृत है, हटा सकता है। हाँ, हटा वो है उनको इस तरह। तो ऐसे तो ये है, लेकिन जब तक आप सहयोग नहीं करिएगा तो फिर वैसे तो होगा नहीं। तो 2-3 चीज़ें हम इसके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि आप अपना स्वघोषणा दें, ज़मीन का वंशावली अपलोड करें। हमारे अमीन जब क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हें मदद करें, क्योंकि वो अमीन जो है वो आपके जिला के भी नहीं है और आपके घर पड़ोस के भी नहीं है। आपको मदद करेंगे तो ही वो उसके हिसाब से बनाएंगे। उनको प्लॉट की जानकारी नहीं वो आप ही देंगे। हाँ। आप नहीं देंगे तो बगल वाले से पूछेंगे, वो गलत दे दिया तो फिर और दिक्कत हो जाएगा।
तो आपका वहाँ सर्वे के क्रम में आपका उपस्थित होना या आपके प्रतिनिधि का रहना मतलब अपेक्षित अच्छा है। सर, एक यहाँ क्वेश्चन लेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग अपने गांव से नहीं रहते, मतलब गांव में नहीं रहते हैं, कहीं दूसरे जगह रहते हैं, तो क्या उनको आने की आवश्यकता है सर्वेक्षण के समय? क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं वहाँ प्रेजेंट रहना जरूरी है। नहीं, जरूरी जो है। बाहर रह रहे हैं उनके लिए सर्वेक्षण कैसे होगा, वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे सर? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए कि ये इसका उत्तर आप हमसे बेहतर दे सकते हैं। अभी हमने पहले कहा कि आप अगर नहीं रहेंगे तो आपके गायबाने में जो व्यक्ति हमारा अमीन जाएगा वो किसी दूसरे से ही न पूछेगा। अच्छा, वो सर्वे आपके चलते रुकेगा तो नहीं। नहीं होना रुकेगा, हाँ फिक्स है। होना फिक्स है। हाँ, आप अगर सहयोग करेंगे, उपस्थित होकर दिखाएंगे, तो दूसरा गलत आदमी भी परहेज करेगा गलत सूचना देने से। दूसरा व्यक्ति भी गलत सूचना हो सकता है, किसी को किसी से मतलब पर्सनल कोई मतलब कठिनाई हो या आपस में मतलब मत नहीं मिलता हाँ, हो नहीं तो मिलता। गलत सूचना दे सकता है। तो उस आधार पर फिर आगे की कार्रवाई आपको वही सफर करना पड़ेगा। फिर हाँ, आपको उसी को आगे झेलना पड़ेगा। हाँ। नहीं, फिर आपको आपत्ति में उसको देना पड़ेगा। हम्म। तो हम तो यही कहेंगे कि जब सर्वे हो रहा है तो कॉन्शस रहें। अगर आप कॉन्शस रहिएगा तो जो भी गतिविधि है उससे आप अवगत रहिएगा। सही बात है। जो भी यानी आपको एक तरह से पार्टिसिपेट करना ही होगा अच्छे से। आप अपने किसी दूसरे को उसके उपलक्ष्य में रख दीजिए ताकि वो आपकी सारी ज़मीन की जानकारी रखता हो और बता सके कि ये इनका ज़मीन है। हाँ। नहीं तो आगे चल के मान लीजिए बगल वाला आपका गलत जानकारी दे दिया, उस उसके ज़मीन बाद की प्रक्रिया में फिर आप आपत्ति में जाएंगे। आपत्ति में जाएंगे तो ये आपत्ति में प्रॉब्लम जाएंगे। होगा, आपको झेलना पड़ेगा। रैयत में तो उनका नाम रहेगा ही। जैसे मान लीजिए पहले से उनका नाम है, रैयत तो वो रहेंगे ही, लेकिन वहाँ पे हो सकता है दखलनामा में कोई व्यक्ति बोल दे कि वो हमारा ज़मीन है, तो फिर उनके नाम बहुत सारी बातें हैं कि क्षेत्र में आपके कर कोई विरोधी हैं तो कोई मतलब दूसरी बात बोल दें कि नहीं रहते हैं तो मतलब कुछ कहेंगे इनके दखल, आप जैसा बता रहे हैं, तो इसको तो आप ही ने बेहतर काट पाइएगा। सही बात है। मतलब आपको दोस्तों जो भी लोग हैं सर्वे कराने के लिए आपको उपस्थित रहेंगे तो बेहतर होगा। नहीं तो क्या होगा कि जो सर्वे टीम जाएगी, अमीन जाएगा, वहाँ पे आपके नाम से सर्वे हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे दखलनामा में जो व्यक्ति अगर कोई दूसरा वहाँ पे बताता है कि ये मेरा है तो दखलनामा में उनका नाम आ जाएगा, क्योंकि सर्वे टीम जब नहीं, सीधे उसके मेरा है कहने से नहीं होगा। फिर उसको वो प्रूफ साक्ष्य देना होगा साक्ष्य के रूप में। अगर वो शपथ पत्र घोषणा पत्र शपथ पत्र क्या देंगे, दखल उसके हम कह देंगे कि ये दखल मेरे दखल में, तो ये दखल मेरा हो जाएगा, सरकार का ना है ये। सही बात। साक्ष्य हाँ, मैं कह दूं कि ये मेरी ज़मीन है तो वो हो जाएगा। नहीं है, मैंने कहने का मतलब आपको परेशानी हो सकती है। आप मिस इन्फॉर्मेशन पर वो काम कर देगा तो दिक्कत तो आप ही को न होगा। सही बात है। बताइए। दोस्तों जैसे आप लोगों का सवाल एक और रहता है कि ज़मीन पे कब्जा किसी और का है और आपका ज़मीन है, आपके पास कागज़ है, तो उस परिस्थिति में आपको सर्वे कैसे होगा, उसका क्या प्रक्रिया है सर के द्वारा समझते हैं? देखिए, ज़मीन पर कब्जा किसी और का है और आपके पास कागज़ है, तो कब्जा किस आधार पर है किसी का, वह तो वो व्यक्ति बताएगा। वो व्यक्ति बताएगा। और अगर उसका कोई कागज़ है तो उसको वो देखेगा। और आपका जो सिर्फ कागज़ है, कब्जा नहीं है, तो आपसे ही पूछा जाएगा भाई आपका कब्जा क्यों नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो सुनवाई की विषय वस्तु है। हाँ। लेकिन खाता अगर खोला जाएगा तो सिर्फ कब्जा हो जाने के आधार पर खाता नहीं खुलेगा। आपका कोई ना कोई कागजी आधार होना चाहिए। ये तो मतलब सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है। ये तो सभी प्रूफ एविडेंस देगा तो भाई क्यों है, कैसे है, वो क्यों आपका दखल किया हुआ है, ये सारा मुद्दा उस समय अमीन ही सब चीज वो अपने हिसाब से लिखेंगे। लेकिन फिलहाल तो रैयत में तो नाम उन्हीं का रहेगा जिसका रियल में रियल में डॉक्यूमेंट्स प्रूफ होगा, उन्हीं का नाम रहेगा। और अगर ये पता चलता है कि नहीं कागज़ होते हुए भी कोई दूसरा व्यक्ति दखलकार है, तो अगर दखल का सही ढंग का कागज़ नहीं दिखा पा रहा है अपने हक में, तो अवैध दखलकार माना जाएगा। वो मतलब अवैध दखलकार वहाँ पे अवैध दखलकार माना जाएगा। अवैध दखलकार माना जाएगा। एक क्वेश्चन और आ रहा है कि जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है वो सर्वे में कैसे जो है अपना डॉक्यूमेंट्स देंगे, दाखिल खारिज करा के देंगे कि वही डीड वाला दे सकते हैं? दाखिल खारिज सर्वे की प्रक्रिया में कराया जाना मतलब ये एसेंशियल नहीं है कि आप दाखिल खारिज करा कर कहीं सर्वे में भाग लें, ऐसा नहीं है। आपके पास जो स्वामित्व का कागजात है उसको आप आधार मान करके, मैंने तो कई बार पहले कहा कि आप अपना स्वघोषणा भरिए। जो आपका केवाला है, जो वसीका है या डीड है, उस आधार पर आप करिए। दाखिल खारिज हो करके इसका भरना ये आवश्यक अभी नहीं है। ये अच्छी बात है कि आप करा ले तो अच्छी बात है। अच्छी बात है।
ये तो कराना चाहिए ही, ऐसे भी उनका दायित्व है कि कराना ही पड़ेगा, खरीदी गई जमीन का उन्होंने सरकार को लगान भुगतान करना है। हाँ, ये है। तो अगर वो बिना लगान भुगतान किए अगर जमीन को जोत रहे हैं तो एक तरह से वो अच्छा नहीं है, गलत ही है। हाँ, मतलब अगर दाखिल खारिज हो जाता तो उसके बाद ही कराएं, नहीं ऐसा नहीं है कि दाखिल खारिज करा करके ही हम इसको प्रपत्र 2 भरे हैं, ये आवश्यक फॉर्म नहीं भर है। दीजिए, आप फॉर्म भर के अपना कागज लगाइए, लगा दीजिए, उसी डीड को ही लगा दीजिए, डीड को लगाइए, डीड को लगाइए। तो सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे, आपने इतने अच्छे क्वेश्चंस को आपने अच्छे से सिंपल वे में आपने जवाब दिया। हमारे व्यूअर्स को बहुत ही लाभ मिला होगा, और जो भी आपके मन में और भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, हम कोशिश करेंगे कि सर को एक बार और इंटरव्यू में लाएं। जो भी आपके सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो सब आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे व्यूअर्स को इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, तो इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।